वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लाया हूँ कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको डिफरेंट टाइप की अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होती है उनमें काम में आएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम्स में अधिकतर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमको क्लियर कैसे करना है, मतलब कैसे समझना और कैसे उसके उत्तर हमको निकालना होते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात होती है कि जब भी कोई सा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहली बार में आपका जो उत्तर निकलता है आपके माइंड से, जो टच होता है क्वेश्चन, जैसे ही आपके माइंड में टच होता है आपका माइंड फट से आपको रिफ्लेक्ट करता है और बताता है कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा। बस हम लोगों को उसी आंसर पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना है। उसके अलावा भी हमको दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस, जैसे ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शंस पे भी कंसंट्रेट करना है, थोड़ा समझना है। जब आप उत्तर लगाने जाओ, उत्तर लगाने के पहले एक बार और क्वेश्चन को आप रीडिंग मार लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई इजी क्वेश्चन आता है और ज़्यादा इजी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उसका क्वेश्चन का मीनिंग गलत निकाल लेते हैं, मतलब गलत निकाल लेते हैं, और मतलब गलत निकालने से हम उत्तर भी गलत लगाते हैं। क्लियर? जैसे आपको किसी क्वेश्चन में पूछा कि निम्न में से कौन से एक रबी की क्रॉप नहीं है, तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, रबी की क्रॉप है पढ़ते हो और बीच में जो नहीं लिखा है वो नहीं पढ़ते। आया ना समझ में? और पहला ऑप्शन वो जानबूझ के एग्जामिनर क्या करता है, रबी की नहीं है तो वो रबी की ही देता है क्रॉप। जैसे निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो पहला सरसों देगा। उसको पता है, क्लियर, कि ये जैसे ही रबी पड़ेगा फट से ऑप्शन देख लेगा, नहीं को नहीं पड़ेगा। है ना समझ में? तो पहला हमको क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ने के बाद आपका माइंड पहला जो आंसर आपको बताता है उसके सही होने की संभावना 50% होती है। जैसे ही आपको क्लियर हो जाए उसके बाद एक बार और कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। साथ ही साथ जो चारों उसके आंसर्स रहते हैं उनको भी हमको देखना है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मोहित पवार। कुछ कंपटीशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो एग्रीकल्चर की अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स होती है, जैसे PAT है, CPAT है, BHU है। क्लियर? फिर जो भी अलग अलग स्टेट की कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अलग अलग प्रकार की जो जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम्स होती, जैसे SADO, REO, ADA, क्लियर, इनमें भी ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे PG की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये जनरली पूछे आते हैं। JRF से भी रिलेटेड होते हैं, ये SRF से भी रिलेटेड होते हैं। कुल मिला के चीज़ों को समझने के लिए ये वाला पैटर्न बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की। तो ठीक है, चलते हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है ये। तो आप भी पढ़ो, आप भी मुझे उत्तर बताने की कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा आपको, आप भी क्या करो, कोशिश करो कि उसका उत्तर आप निकाल पाओ। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। आप आराम से शांति से पढ़ो। मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद जैसे ही आप ऑप्शन देखते जाओगे तो आपको आपका माइंड फट से टच कर देगा कि भैया ये वाला आंसर होने की संभावना है। क्लियर? उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर को कंफर्म करके फिर आप उसको टिक कर दो। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन आपको पूछा है, एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल एट टेंशन। क्लियर? हिंदी में इसको लिखा है, स्थायी विल्टिंग बिंदु पर भूमि में उपलब्ध पानी का तनाव है। क्लियर? तो यहां आपको यह समझना है कि 2 वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर वो वर्ड को समझ जाओगे आपको तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्थायी विल्टिंग वर्ड यूज हुआ है और इंग्लिश में परमानेंट विल्टिंग। क्लियर? तो पहले तो विल्टिंग का मतलब समझ में आना चाहिए कि विल्टिंग होता क्या है। तो विल्टिंग ये होता है कि भैया जहाँ से पौधा मुरझाना शुरू कर दे, मतलब पानी की इतनी कमी होना कि पौधा क्या हो जाए, पानी की कमी के कारण ऊपर उसके पत्तियों पर लक्षण दिखने लग जाएं। पत्तियां बिल्कुल, जब पानी पर्याप्त मिल रहा था तो ऐसी थी, जैसे ही पानी मिलना बंद हुआ तो पत्तियां लटक गई। बस यही है विल्टिंग और दूसरा कुछ नहीं है। क्लियर? जैसे आपको बहुत तेज अगर प्यास लगती है तो आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा मुरझाया हुआ हो जाता है। क्लियर? लटक जाता है। बस ये विल्टिंग है। ऐसे ही प्लांट को अगर पानी मिलता है
क्लियर। और अगर पानी की कमी हो जाए तो कमी होने पर जो पौधे में मुरझाना शुरू हुआ, पौधे का जो मुरझाना होता है उसी को विल्टिंग कहा जाता है। तो एक तो विल्टिंग पॉइंट, क्लियर। और दूसरा यहाँ पूछा गया है भूमि में उपलब्ध पानी, और तीसरा है तनाव, क्लियर। तो तनाव क्या होता है? ये एक प्रेशर होता है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो कितने टेंशन या प्रेशर पर आपको स्थायी विल्टिंग मिलता है, मतलब कहाँ से परमानेंट विल्टिंग के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, क्लियर। तो आप सभी से मैं आशा करता हूँ फटाफट बताओ भैया कौन से पॉइंट से। पहला आंसर है इसका 0.1 ATM, क्लियर। ATM मीन्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, वायुमंडलीय दाब, जिसको आप पास्कल में बताते हो या फिर न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर में भी बताते हो। यहाँ आपको चाहे तो आप बार या पास्कल किसी में भी बता सकते हो। फिर 15 ATM या 15 ATM, फिर 31 ATM, 31 ATM या 10,000 ATM या 10,000 ATM टेंशन पर या दाब पर। अब आप मुझे फटाफट क्लियर करके आंसर बताओ भैया, आंसर क्या होना चाहिए इसका? क्लियर, 100% करेक्ट, 100%, 100% बिल्कुल 15 ATM ही आएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्लियर। तो हम समझते हैं इसको। अब देखो, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बारीकी से समझना। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है देखो, हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं, ये जैसे है, एक है सॉइल पार्टिकल, क्लियर, ये है मृदा कण, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। सॉइल पार्टिकल्स पर अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि मृदा में 3 प्रकार का पानी होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के पानी में जो उपलब्ध जल होता है वो होता है केशीय जल या कैपिलरी वाटर, क्लियर। तो 3 प्रकार के जल पहले तो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर। एक होता है आर्द्रता ग्राही जल, क्लियर, ये आर्द्रता ग्राही जल, क्लियर। दूसरा जो होता है वो होता है केशीय जल, क्लियर, केशीय जल, कैपिलरी वाटर। और तीसरा जो होता है वो होता है गुरुत्वीय जल, क्लियर। ये 3 प्रकार के पानी होते हैं मिट्टी के अंदर, आया ना समझ में। मृदा जल की अगर बात करो तो मृदा में 3 प्रकार के यहाँ पानी या जल पाए जाते हैं, क्लियर। सभी को पता है, कोई कंफ्यूज तो नहीं है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 3 प्रकार के क्या होते हैं? मृदा में जल होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं जो गुरुत्वीय जल होता है, वो गुरुत्वीय जल, अब मैं यहाँ पर मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, नहीं दिखे तो फट से बता देना, क्लियर, फिर मैं चेंज कर लूंगा कलर। तो गुरुत्वीय जल होता है वो होता है मीन्स 1/3 ATM से कम दाब पर। कम दाब मतलब शून्य, क्लियर। 1/3 ATM, 1/3 वायुमंडलीय, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 0.33 ATM से कम दाब पर जो पानी होता है वो होता है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या होता है? जिसको हम फ्री वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको भैया हम फ्री वाटर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं भैया इसको फ्री वाटर? क्यों? क्योंकि जो मिट्टी के अंदर, मृदा में या जमीन में जो गुरुत्वीय बल होता है, ये गुरुत्वीय बल इसको खींचकर फटाफट नीचे ले जाता है, जड़ क्षेत्र से बिल्कुल नीचे ले गया है। और जड़ क्षेत्र से अगर नीचे चले गया है तो जड़ों को तो मिला ही नहीं है। अब जड़ों को मिला ही नहीं तो ये क्या हो गया? ये गुरुत्वीय जल, मतलब ये बिल्कुल भी पौधे को नहीं मिलने वाला पानी है। ये अकेशीय रंध्र जो होते हैं, जो मृदा में 2 प्रकार के रंध्र होते हैं, एक केशीय होते हैं, एक अकेशीय रंध्र होते हैं। तो जो अकेशीय रंध्र होते हैं, मतलब जो बड़े रंध्र होते हैं, मैक्रोपोर्स होते हैं, उनमें ये पानी जाता है और ये बहुत स्पीड से नीचे की जो सस्तर या होरिजन से उसमें चले गया, पौधे के जड़ क्षेत्र से बाहर चले गया, क्लियर। ये 1/3 ATM से कम दाब पर होता है, क्लियर। इसको फ्री वाटर बोलते हैं, मतलब सबसे कम वायुमंडलीय दाब पर अगर मिला तो वो है गुरुत्वीय जल। पहले समझना, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। आंसर इसका नहीं, अब यहाँ पे जितना मैं समझा रहा हूँ सब एक एक क्वेश्चन बन रहा है, आया ना समझ में। कैसे? सीधा आपको पूछ ले, गुरुत्वीय जल होता है 1/3 ATM से कम दाब पर, क्लियर। फिर स्वतंत्र जल किसको बोलते हैं? गुरुत्वीय जल को बोलते हैं। कौन सा जल मृदा में अकेशीय रंध्रों में स्टोर होता है? तो वो होता है गुरुत्वीय जल। फटाफट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्लियर।
फिर दूसरा आपका जो आता है उसके अंदर आए हम, क्लियर, ये तो भैया जड़ क्षेत्र से बाहर चले गया, इसको हटाओ, क्लियर। फिर आता है केशीय जल। अब केशीय जल को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिलरीज वाटर, क्लियर। अब कैपिलरी वाटर जो होता है केशीय जल, ये अगर आप बारीकी से देखो तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, एक तो होता है आंतरिक, कौन सा, आंतरिक, आंतरिक मीन्स इंटरनल, क्लियर, और एक होता है बाह्य जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल कैपिलरी वाटर है, ये इंटरनल कैपिलरी वाटर है, क्लियर। यहां अगर हम देखेंगे तो ये जो होता है, देखो यहां से लगा के यहां तक मीन्स केशीय जल जो होता है, ये केशीय जल 1/3 से 31 एटीएम पर होता है। कितने, 1/3 से 31 एटीएम के बीच में होता है केशीय जल। अब यहाँ इसके बीच में, अब आप बोलोगे सर केशीय जल मीन्स उपलब्ध जल 1/3 से 31 एटीएम पर है, तो फिर हमने यहाँ पर विल्टिंग पॉइंट 15 एटीएम कैसे बोल दिया, अब बताता हूँ। तो जो, अब फिर मैं पेन चेंज कर लूँ, ये जो 15 एटीएम है, क्लियर, यहाँ आता है परमानेंट विल्टिंग। जो केशीय जल है बाह्य और आंतरिक, इसके बीचों बीच जो 15 एटीएम दाब पर होता है वो क्या होता है, वो होता है विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग कोएफिशिएंट, मुरझान गुणांक, क्लियर। अगर यहाँ देखो 1/3 को लगभग मैं कुछ समय के लिए 1 मान लूं और 31 को 31 मानूं, तो 31 और 1 का एवरेज बीच का बिंदु है 15, 50%। तो जो केशीय जल है टोटल 100% उपलब्ध जल, इसमें से 50% जो पानी है बाह्य, ये तो पौधा बढ़िया नाच कूद के लेगा, नाचते हुए लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। पौधा क्या करेगा, जो बाह्य केशीय जल है 1/3 से 15 एटीएम के बीच में जो पानी है, पौधा बड़े आराम से लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोपहर में भी पौधा मुरझाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे ये 15 के लगभग आएगा, क्लियर, मान लो 1/3 से इधर जैसे आया, कहाँ पर आया, 13 पे आया, 14 पे आया, तो पौधा धीरे धीरे मुरझाने लग जाएगा। आया ना समझ में, दोपहर के समय। क्यों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, पानी, अब जो पानी की उपलब्धता कम हो रही है, क्लियर। और जैसे ही 15 पे ये पानी इधर का खत्म हो गया, इंटरनल बचा आंतरिक, यहाँ से पौधा बिल्कुल मुरझाने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब मृदा में उपलब्ध जल मतलब केशीय जल 50% की कमी हो जाए, उपलब्ध जल में जैसे ही 50% ये खत्म हो जाए, आपको तुरंत सिंचाई करना है। तो फसल में सिंचाई की आवश्यकता 50% पानी की कमी पर होती है। कौन सा पानी, उपलब्ध जल, क्लियर। तो ये 15 एटीएम से यहाँ शुरू हो गया विल्टिंग, है ना समझ में, इसीलिए आपने यहाँ आंसर बताया 15 एटीएम, क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो ये जो आपका स्थायी विल्टिंग बिंदु जो भूमि में होता है, वो उपलब्ध जल में कितने एटीएम दाब पर होता है, 15 एटीएम दाब पर होता है। मतलब 1/3 से 15 एटीएम के बीच का पानी तो पौधा बिल्कुल नाचते हुए लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये अधिक उपलब्ध है, क्लियर। जैसे ही 15 पे जाएगा, कई फसलें ऐसी है जिनको बिल्कुल पानी खींचने में दिक्कत आएगी, जिससे फसलें मुरझाने लग जाएगी। कुछ ऐसे सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जो थोड़े अंदर का पानी 15 से 16, 17 तक, 18 तक, 31 तक खींच लेगी। बाकी अधिकांश फसलों को तो 15 के नीचे पानी खींचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो 15 एटीएम दाब पर स्थायी मुरझान बिंदु या विल्टिंग पॉइंट माना जाता है, क्लियर। विल्टिंग कोएफिशिएंट 15 एटीएम पर होता है, क्लियर। और ये जो होता है FC फील्ड कैपेसिटी, ये भी ध्यान रखना। फील्ड कैपेसिटी मतलब क्षेत्र क्षमता मतलब जहां मिट्टी क्या करती है, पानी को धारण या पानी की रोकने की क्षमता जहां पर मिट्टी में शुरू हो जाती है, वो 1/3 एटीएम दाब से होती है। तो क्षेत्र क्षमता 1/3 एटीएम पर होती है। विल्टिंग कोएफिशिएंट या मुरझान गुणांक या परमानेंट विल्टिंग 15 एटीएम पर होता है। 1/3 से 15 एटीएम के बीच का पानी पौधा आसानी से क्या करता है, ले सकता है। 15 से 31 के बीच का जो पानी है पौधे को लेने में बहुत दिक्कत होती है, अधिकांश फसलें तो बिल्कुल मुरझा जाती है। इसके अंदर आता है 1/3 से जो 10,000 एटीएम होता है, क्लियर।
यहाँ के बीच का पानी ये बारीक बारीक लेयर के रूप में होता है, बारीक बारीक पतली महीन परतों के रूप में। 3 से 10 लेयर हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन महीन परतों के रूप में ये सॉइल पार्टिकल पे बिल्कुल एकदम ताकत से चिपका होता है। कितने एटीएम प्रेशर से? तो लगभग 10,000 एटीएम प्रेशर से ये बिल्कुल सॉइल पार्टिकल पे चिपका होता है। और ये सॉइल प्लांट रूट के जोन में है, मतलब पौधे की जो जड़ें हैं उस जड़ क्षेत्र में है, उसके बाद भी पौधा क्या कर सकता है? इसको नहीं ले पाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुपलब्ध पानी, अनअवेलेबल वाटर। इस चीज को ध्यान रखना। तो 31 से 10,000 एटीएम के बीच में होता है आर्द्रताग्राही जल, जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। और ये इसको अगर सॉइल पार्टिकल से अलग करना है तो ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? इसको अलग करना है तो 8 से 10 घंटे के लिए आपको इसको हॉट एयर ओवन के अंदर 108 से 110 डिग्री सी टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, तब जाके ये भाप के रूप में बाहर निकलेगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मृदा के कौन से जल को वाष्प के रूप में अलग किया जाता है, तो वो है आर्द्रताग्राही जल। क्लियर? और यहां से जो शुरू होता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, आर्द्रताग्राही गुणांक। क्लियर? आर्द्रताग्राही गुणांक कितने एटीएम पर होता है? 31 एटीएम प्रेशर पर होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था, आपने बहुत बढ़िया तरीके से निकाला। हो सकता है आपको कंसेप्ट क्लियर था कि नहीं था, लेकिन फिर भी आपने आंसर सही दिया। क्लियर? तो आगे बढ़े नेक्स्ट। इस पे आपको क्लियर हो गया ये? बताओ फटाफट, सब लोगों को क्लियर हो गया है? तो हम अगले इस पे चलते हैं। कहीं कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? ये देखो, ये अलग अलग प्रकार का, ये सेचुरेशन, ये ग्रेविटी वाटर। सेचुरेशन मतलब ये पूर्ण रूप से ये गमले के अंदर पानी पूर्ण रूप से मिल चुका है। ये ग्रेविटी वाटर जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से आप देखोगे छेद होते गमले में वो निकल जाता है। क्लियर? ये फील्ड कैपेसिटी मतलब जहाँ पानी रुकना बंद, मतलब पानी गिरना बंद हो गया, मतलब आपने पानी दिया, पानी फुल भर दिया, भरने के बाद ये सेचुरेशन हो गया। सेचुरेशन होने के बाद जो अकेशीय रंध्रों में पानी था वो यहाँ से बूंदों के रूप में नीचे टपक रहा है। क्लियर? उसके बाद अगर आप देखते हो यह अनअवेलेबल वाटर है। उसके बाद आप देखते हो तो ये फील्ड कैपेसिटी मतलब यहाँ से गमले में से पानी नीचे गिरना बंद हो गया, मतलब 1/3 एटीएम प्रेशर पर अब पानी आ गया। इससे कम एटीएम का पानी पूरा गिर गया है। फिर रेडियल अवेलेबल वाटर मतलब ये उपलब्ध जल होता है, और उपलब्ध जल जैसे ही पौधे की जड़ें खींचेगी ऊपर से क्या होगा? इवेपोरेशन या वाष्पीकरण के द्वारा ये ऊपर भाप बन के उड़ेगा, मतलब रेडी हो गया है प्लांट। उसके बाद अवेलेबल वाटर मिलता जाएगा, पानी भाप बन के उड़ता जाएगा। फिर विल्टिंग पॉइंट, तो जैसे ही विल्टिंग पॉइंट आया मतलब 13 एटीएम 12 एटीएम पर जैसे ही उपलब्ध जल आया कि पौधा इस टाइप से लटक जाएगा। आया ना समझ में? तो इसको टेम्पररी विल्टिंग बोलते हैं। और जैसे ही 15 एटीएम पर पानी की कमी हुई तो बिल्कुल पौधा ऐसा बिल्कुल लटक जाएगा, इसमें अब जान कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो और बिल्कुल मर जाएगा धूप से। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, रिफ्लेक्टेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपीरेशन इज। क्लियर? अब जो रिफ्लेक्टेंट है मतलब जो परावर्तित सूर्य के प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब टकराकर वापस जाने का काम करते हैं। क्लियर? वो वाष्पोत्सर्जन रोधी यौगिक कौन से हैं? इसको हिंदी में अगर देखो तो उत्स्वेदन। अब उत्स्वेदन कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पेपर में आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो उत्स्वेदन को जो कहा जाता है वाष्पीकरण, क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। आया ना समझ में? ये तो क्लियर हो गया। तो उत्स्वेदन को कम करने हेतु रिफ्लेक्टेंट प्रयोग होता है। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो रिफ्लेक्ट करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आप उसका स्प्रे कर दोगे तो स्प्रे करने से क्या होगा भैया? अगर आपने उसको खेत में स्प्रे कर दिया तो स्प्रे करने से वो पौधे की पत्तियों पर चिपक जाएगा और सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे पत्तियां कम गर्म होगी या बहुत कम गर्म होगी, जिससे अंदर का पानी भाप बनकर बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया ना समझ में? तो उत्स्वेदन को कम करने के लिए कौन सा रिफ्लेक्टेंट का प्रयोग होता है? तो आप मुझे बताओ भैया कौन सा? तो यहाँ यूरिया। तो
तो भैया यूरिया तो ट्रांसपिरेशन को कम नहीं करता, क्लियर। यूरिया तो आप हटा दो क्योंकि ये तो उर्वरक है और इसका यूज़ तो ऑलरेडी आप पर्णीय छिड़काव या फोलियर स्प्रे में करते हो, तो ये वाष्पोत्सर्जन को ना तो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, ना ही पत्ती पर कोई फिल्म बनाएगा जिससे कि ट्रांसपिरेशन हो, क्लियर, ट्रांसपिरेशन रुके। तो ये तो आप हटा दो भैया, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्लियर। दूसरा आपने जो बताया PMA, ये वाला आंसर ये है, क्लियर। आंसर कौन सा है? केओलाइन, क्लियर। केओलाइन क्या है? एक प्रकार का ऐसा सॉल्यूशन है जो बिल्कुल चमकीला होता है और चमकीला होने के कारण ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। इसको अगर स्प्रे कर दोगे तो ये पत्ती की सतह पर चिपक जाएगा, चमक बढ़ जाएगी पत्ती की, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे पौधा कम से कम ऊष्मा लेगा, पौधा कम से कम गर्म होगा, और कम से कम गर्म होने से इसका जो वाष्पोत्सर्जन की दर होगी वो कम हो जाएगी, क्लियर। तो निहाल वर्मा जी, बी इज राइट आंसर। हाँ, संजय केवट जी, केवोलाइट ये सही आंसर है, केवोलाइन। क्यों? ये रिफ्लेक्टेंट पूछा है आपको। रिफ्लेक्टेंट मतलब रोकने वाला नहीं, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना। प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अब यहां पर आप जो ये बता रहे हो ना PMA, ये कब करेक्ट आंसर होता? जब आपको सीधा पूछ लेता कि भैया कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट यौगिक है, मतलब कौन सा वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, उसमें आपको रिफ्लेक्टेंट नहीं देता, तो आपका PMA आंसर करेक्ट था। आया ना समझ में? तो PMA भी मैंने आपको बताया था और ABA भी बताया था, आज ही बताया था, क्लियर। लेकिन मैंने ये थोड़ी बताया था कि ये रिफ्लेक्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये जो पत्ती पर जो स्टोमेटा होते हैं, ये वाली जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं, क्लियर, ये रंध्रों को क्या करते हैं? ये दोनों यौगिक ABA एब्सिसिक एसिड, एसिटिक एसिड और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एसीटेट, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों स्टोमेटा को बंद करते हैं, क्लियर, और पत्तियों में वृद्धावस्था लाते हैं, पत्तियों को गिराते हैं, जिससे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ये रिफ्लेक्टेंट नहीं है, ये दोनों जो हैं ये रिफ्लेक्टेंट नहीं है। आया ना? आपको क्या पूछा है? तो आपको पूछा है रिफ्लेक्टेंट। आया ना समझ में? इसके अलावा आप और भी रिफ्लेक्टेंट होते हैं, जैसे वैक्स है, मोम, क्लियर। मोम भी क्या होता है? मोम भी आप अगर पत्ती पे लगाओ तो पत्ती जो ब्राउन कलर की पत्ती एकदम चमकीली हो जाएगी, वो भी क्या करेगी? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी। फिर कलरलेस जो पॉलीथीन होती है, क्लियर, कलरलेस पॉलीथीन मतलब जिसमें कलर नहीं होता है, वाइट कलर की जो पॉलीथीन है वो भी केवल लाइन जैसे ही रिफ्लेक्टर का काम करती है और वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लेना आप। 2,4-D जो है ये क्या है? एक खरपतवारनाशी है। ये भी भैया पौधे को क्या करेगा? ये भी पौधे की जो जैविक क्रियाएं होती है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करता है और क्या करता है? पौधे को मारता है। ये खरपतवारनाशी के रूप में आप उपयोग करते हो, ये भी खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग करते हो, ये भी खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग करते हो। लेकिन ये तीनों के तीनों जो हैं ये केमिकल्स हैं। कौन से केमिकल्स हैं? जो पौधे की जो जैविक क्रियाएं चलती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनको कहीं ना कहीं डैमेज करके ये वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया रिफ्लेक्टेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना भैया। यहाँ उत्स्वेदन को मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ते, और कभी कभी क्या होता है कि देखो इंग्लिश में भी उसने रिफ्लेक्टेंट लिखा है, हिंदी में भी रिफ्लेक्टेंट लिखा है, तो आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं समझ पाओगे। हिंदी में इसको जो हिंदी का इसका जो मीनिंग होता है वो होता है परावर्तक। क्या होता है? परावर्तक। मतलब कौन ज़्यादा प्रकाश, अब फिजिक्स में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, किसी चमकीली सतह से अगर मान लो प्रकाश आता है और टकराकर उसी मार्ग में वापस चले जाता है या उसी माध्यम में वापस चले जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? परावर्तन। आया ना समझ में? यही कारण है कि गर्मी में क्या करते हैं हम? गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं और अच्छे परावर्तक होने के कारण हमको गर्मी कम लगती है, मतलब हमारा शरीर गर्म कम होगा। कारण सफ़ेद शर्ट पहनोगे और धूप में बाहर निकलोगे तो सफ़ेद कलर प्रकाश का अच्छा परावर्तक है, धूप आपके शरीर पे आएगी, शर्ट आपका जो है या टी शर्ट है सफ़ेद कलर की, उससे टकरा के मैक्सिमम जो प्रकाश है वो वापस
रिटर्न हो जाएगा, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा। आपका जो शर्ट या टी शर्ट है वो कम से कम अवशोषित करेगी, और कम से कम अवशोषित करेगी तो शरीर को पसीना कम आएगा। बस वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू हो रहा है। आया समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना। गुप्ता जी भी आ गए भैया, क्लियर। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, सॉइल स्ट्रक्चर इज, भूमि संरचना है। क्लियर, बारीकी से पढ़ना, क्वेश्चन एकदम छोटा सा है। भूमि संरचना है, इंग्लिश में अगर बोलोगे तो सॉइल टेक्सचर इज। क्लियर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हिंदी पढ़ने के बाद एक बार उसके इंग्लिश में भी पढ़ो, तभी आप सही आंसर निकाल पाओगे। है ना समझ में? तो आप पहले इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, और पहले तो क्वेश्चन कंफर्म करो कि क्वेश्चन सही है गलत है। अगर सही भी है तो हम हिंदी का सही मानेंगे या इंग्लिश का सही मानेंगे? तो इंग्लिश का ही सही माना जाता है क्वेश्चन। क्लियर। हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो बुकलेट में स्पेशल लिखा होता है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर मिस्टेक हो तो इंग्लिश वाला वर्जन में जो क्वेश्चन पूछा है वही करेक्ट माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्लियर। तो सॉइल टेक्सचर इज मीन्स भूमि की संरचना है। पहला आंसर है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमि के कणों का विन्यास। दूसरा आंसर है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के संबंधित अनुपात। फिर तीसरा है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मीन्स भूमि के कणों से संबंधित अनुपात। और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ भैया फटाफट आपकी ये वाले आंसर पे, ये को पहले पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो। क्लियर। जब ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश में वो जानबूझ के गड़बड़ी करता है। कारण जानबूझ के इसलिए गड़बड़ी करता है कि भैया आपके अंदर आईक्यू है कि नहीं, आप पेपर सॉल्व करना जानते हो कि नहीं। नहीं तो पता चले सब कुछ रट्टा मार के आ गए और पेपर सॉल्व करने का टेक्निक ही आपके पास नहीं है। तो पहला टेक्निक तो मैंने आपको बताया, पेपर में जो क्वेश्चन है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, उसके बाद आंसर को सिलेक्ट करो, फिर एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर्स को पढ़ो। तो 2 बार आपको ऐसे, जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो उसको 2 बार स्टडी करो। क्लियर। तो सॉइल टेक्सचर, अब इंग्लिश में दिया है सॉइल टेक्सचर। क्लियर। सॉइल टेक्सचर का मतलब वैसे वास्तविक देखो तो क्या होता है, मृदा गठन। क्या होता है? मृदा गठन होता है सॉइल टेक्सचर का मतलब। क्लियर। ये आप सबने पढ़ा है, लेकिन गलती कहाँ हो गई? हिंदी में गलती हो गई। हिंदी में उनने इसको क्या कर दिया, मृदा संरचना या भूमि संरचना। और संरचना को अगर आप इस हिसाब से आंसर निकालोगे तो संरचना को तो कहा जाता है स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। बस यहां मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अब इतना मैंने क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। अब बताओ भैया अब कौन सा सही है? हाँ, अब आप में से कुछ लोगों ने वापिस आप करेक्ट आंसर पे आ रहे हो, तो सी वाला आप बता रहे हो सही है। क्लियर। हाँ, तो सी वाला आपका आंसर सही है, करेक्ट है। कारण, अब कारण बताता हूं। देखो, आपको जैसे ही क्वेश्चन मिला आपने जल्दीबाजी, अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो मैंने पढ़ा है, मृदा संरचना है, मृदा कणों का विन्यास, ये सही था। अगर हिंदी के हिसाब से देखो तो ये वाला आंसर सही है, ये वाला। क्लियर। लेकिन अब आप जल्दीबाजी में टिक कराए, टिक कराने के बाद में, जब बाद में आपको पता चला घर पे 2-3 दिन बाद जब आंसर शीट आई, आपने डाउनलोड की देखी, तो आप फिर सिर खुजालने लग गए। अरे हाँ यार, शुरू में तो नियम कानून कायदों में लिखा है, क्या लिखा है कि भैया इंग्लिश वाला एक क्वेश्चन सही रहेगा, अगर हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाले को सही मानेंगे हम। तो सही है, वो तो नियम लिखा हुआ है। अब गलती आपकी है, आप इसको हिंदी सरल क्वेश्चन देख के फटाफट बोले मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए, बाजू वाले के कम आए। बस इसी कंपटीशन में, इसी गड़बड़ी में क्या कर गए आप, धोखा खा गए। तो यहाँ सॉइल टेक्सचर जो है, सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है मृदा गठन। और मृदा गठन की परिभाषा क्या होती है? तो मृदा में उपस्थित जो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनका जो रेशो होता है, अनुपात होता है, प्रोपोर्शन होता है, उसी को कहा जाता है सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ भूमि के कणों में से संबंधित अनुपात। सॉइल पार्टिकल्स का जो रेशो होता है मृदा में,
कि सैंड कितना प्रतिशत है, सिल्ट कितना प्रतिशत है और क्ले कितना प्रतिशत है। कोई सी भी मिट्टी जो होती है उसके मौलिक कण 3 ही होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। क्लियर। 2 कण और होते हैं जो अलग माने जाते हैं, लेकिन मौलिक 3 है। 2 और कौन से होते हैं, तो एक स्टोन होता है और एक ग्रेवल्स होता है, मतलब एक पत्थर होता है और एक कंकड़ होता है, वो चीज़ अलग है, मैं बताऊंगा अभी क्या है। तो पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सॉइल टेक्सचर इंग्लिश के हिसाब से आपका ये वाला आंसर सही है और हिंदी के हिसाब से ये वाला आंसर सही है। अब आप खुद ही समझ जाओगे कि हमको कौन सा आंसर टिक करना है। तो कौन सा आंसर टिक करना है आपको, तो संजय केवट जी आप फिर ए वाले पे अटके हो। आंसर आपका सही है सी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर आएगा ये। अब मैं दोनों की परिभाषा बताता हूं, क्लियर, आप समझना बारीकी से। अगर आपको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आए, किसकी, स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में कहा जाता है संरचना। कौन सी संरचना, तो सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपका यही है, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। क्लियर। और स्ट्रक्चर आपने अलग अलग प्रकार के पढ़े हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर, ब्लॉकी स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और ग्रेनुअल, और आपका ग्रेनुअल या राउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम अगर खुरदुरापन है तो क्रम्बी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा कणों की जो सजावट होती है, अभिविन्यास होता है, मतलब सॉइल का एक आप कण उठाओ बड़ा वाला, उसमें मृदा कण सॉइल पार्टिकल कैसे चिपके, या तो एक के ऊपर एक प्लेट जैसे हैं तो ये प्लेटी स्ट्रक्चर, खंबे जैसे हैं तो आप इसको क्या बोल दोगे भैया, कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है। आया ना समझ में। फिर अलग अलग प्रकार का, जैसे नट नुमा अगर छोटे छोटे पार्टिकल चिपके हैं तो वो नटी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही अगर गोल छोटे छोटे पार्टिकल मिलके अगर राउंड पार्टिकल बना रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, राउंड या स्फेरिकल या आपका गोल स्ट्रक्चर। और गोल स्ट्रक्चर पे खुरदुरापन अगर हो तो वो हो जाएगा क्रम्बी स्ट्रक्चर। और क्रम्बी और गोल स्ट्रक्चर जो होता है वो फसल के लिए सबसे बेस्ट होता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। अब तत्वों से संबंधित अनुपात, तो भैया तत्वों से संबंधित जो अनुपात होता है वो तो किसमें होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी होता है, मृदा उर्वरकता होती है, उससे इसका रिलेशन है, तो इसको तो हटा दो आप। क्लियर। फिर भूमि के कणों से संबंधित अनुपात मीन्स रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंट रेशो ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मीन्स गठन, गठन मीन्स वयन, इसको हिंदी में कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ जो आपका भूमि के कणों से संबंधित जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल टेक्सचर या गठन कहेंगे। और आप सभी को पता है कि जो सॉइल गठन या सॉइल टेक्सचर होता है मीन्स मृदा गठन ये डेफिनेशन है जिसकी, इसको हम आसानी से नहीं बदल सकते, या ये मृदा का क्या होता है, फिक्स प्रॉपर्टी होती, फिक्स गुण होता है। क्लियर। स्थायी भौतिक गुण होता है ये मृदा का, इसको बदला नहीं जा सकता, ये आप सबको पता है, लेकिन संरचना को हम बदल सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज को ध्यान रखना भैया। क्लियर हो गया। कहाँ क्या कंफ्यूजन होता है, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। अलर्ट रहोगे तो ही आप सरल क्वेश्चन के भी सही आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो सबसे मेजर गलती आपकी कंपटीशन में यही होती है, सरल क्वेश्चन दिखा नहीं और गलती कर दे। क्लियर। यही होता है, वो सरल क्वेश्चन जानबूझ के देता है, उसको मालूम है कि इनको जो है ना, ये जैसे गुड़ का वो रखा होता है, वो मक्खी जाती है बार बार, बोले गुड़ खाएगी तो वहाँ चिपक जाते हैं पंख, वही चिपक जाती है। तो बस वैसे वैसे एग्जामिनर क्या करता है, लालच देता है। क्लियर। ताकि आप अपना खुशी का इतना आपका इतनी ज़्यादा खुशी हो जाए कि बिल्कुल आप सब छोड़ छाड़ के गलत आंसर को टिक करके आगे निकल जाओ। तो समझ में आया संजय केवट जी, सी वाला आंसर, गुप्ता जी सी वाला है। क्लियर। पूनम, किंकर, सबको समझ में आ गया बिल्कुल। निहाल जी, अहिरवार जी, बन्ना जी, चंदेल जी, सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर। अब बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ चीजें मैं इससे रिलेटिव आपको बता देता हूँ। क्लियर। ये क्वेश्चन का आंसर तो भैया आपका निकल आया। अब मैं कुछ रिलेटिव चीजें आपको बता देता हूँ जो आपके काम की है, इसके आसपास का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो दो क्वेश्चन तो यही से बनते हैं। कौन से? एक तो संरचना वाला अगर पूछे, अगर इंग्लिश में भी वो लिख देता स्ट्रक्चर, तो फिर तो भैया मुझे ये वाले को ही टिक करना पड़ता, लेकिन इंग्लिश में उनने लिख दिया टेक्सचर, तो फिर मैं सी वाले पे चले गया। क्लियर? तो यहाँ मेरा करेक्ट आंसर आपका सी वाला रहेगा। अब और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, मृदा के अंदर जो मृदा कणाकार होता है, क्लियर, सॉइल सेपरेट्स होते हैं, मतलब मृदा में 3 मौलिक कण होते हैं। सैंड मीन्स बालू, सिल्ट या लोयम मीन्स दोमट, और थर्ड होता है क्ले मीन्स मृतिका या मटियार मृदा। ये 3 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के कण और होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ आपको बताते जाता हूँ कि सबसे पहला जो पार्टिकल होता है उसको कहा जाता है पत्थर। क्या बोलते हैं? पत्थर। क्लियर? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन। ये चीज ध्यान रखना भैया। इसका साइज आपको पीएटी में पूछा है, ये ध्यान रखना कि जो मृदा में वैसे तो 5 कण होते हैं, क्लियर, जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी अमेरिका है उसके अकॉर्डिंग 5 प्रकार के पार्टिकल्स मृदा के अंदर पाए जाते हैं। और 5 प्रकार के पार्टिकल में पहला जो होता है स्टोन। तो स्टोन का साइज क्या होता है? अब आप बोलोगे सर स्टोन मतलब पत्थर या भाटा इतना बड़ा। अरे इतना बड़ा थोड़ी, इतना बड़ा भाटा इसको कहाँ मृदा में आप काउंट करोगे भैया? इतने बड़े जो पत्थर निकलते हैं, निमाड़ी में क्या बोलते हैं? टोड़े। आए ना समझ? क्या बोलते हैं उनको? टोड़े। जैसे जुताई करते हैं तो इतने बड़े टोड़े निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। क्लियर? तो इनका जो साइज होता है वो होता है, अरे मिट जा, इनका साइज होता है मोर देन 20 मिलीमीटर। रट लेना। क्लियर? 20 मिलीमीटर से जो बड़े आकार के रहेंगे वो सब क्या होते हैं? तो वो होते हैं स्टोन। क्लियर? इंग्लिश को ध्यान रखना, पत्थर को कुछ भी लिख दे, वो आया ना समझ में। हो सकता है भाटा लिख दे तो भाटा वाटा नहीं लिखेगा, वो भी इतना निमाड़ी में थोड़ी जाएगा। क्लियर? हिंदी में उसको पत्थर बोलते हैं या स्टोन। क्लियर? 20 मिलीमीटर से बड़ा साइज जो भी रहे वो सब पत्थर। क्लियर? दूसरा जो है वो है कंकड़। क्लियर? कंकड़, जिसको कहा जाता है ग्रेवल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेवल्स। अब ग्रेवल्स का साइज याद रखना। हाँ, तो ये हमको विवेक मोहरे जी ने पूछा है कि मृदा का सर सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है भैया वो होता है सिल्ट। कौन सा होता है? सिल्ट मीन्स मृतिका मृदा। वो सबसे बारीक पार्टिकल होता है, सबसे छोटा। मैं वही बता रहा हूं आपको, आप शांति रखो थोड़ा। क्लियर? ग्रेवल्स का जो साइज होता है, मैं कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो आपको हो सकता है दूरदृष्टि निकट दृष्टि 200 दिखे नहीं, तो 2 से 20 mm। क्लियर? 2 से 20 मिलीमीटर साइज के जो भी आपको मिलेंगे भैया, मतलब इतना बड़ा वो टोड़ा है जिसको हम पत्थर बोल रहे हैं, और ये साइज के छोटे छोटे जो कंकड़ निकलेंगे, क्लियर, उनको हम क्या कहेंगे? ग्रेवल्स कहेंगे। इनका साइज होता है 2 से 20 मिलीमीटर। बिल्कुल विक्की गुप्ता जी ने एकदम करेक्ट बता दिया। क्लियर? रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब, रिलेटिव महिमा कुशवा, रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब होता है कणों का अनुपात। आया ना समझ में? जो सॉइल पार्टिकल्स है उनमें आपस में कितना रेशो है सॉइल के अंदर, मतलब किस रेशो या किस अनुपात में है। जैसे हो सकता है कि भैया कोई बलुई मृदा है, मीन सॉइल है, जैसे राजस्थान में पहुंच गए तो वहां तो आपको रेत वाली मिट्टी दिखेगी, तो भैया वहां पर जो है ना ज़्यादा 80%, 50 से 80% आपको रेत ही मिलेगी मिट्टी में। क्लियर? उसके बाद सिल्ट के पार्टिकल हो सकते हैं 0 से 20% मिले, क्ले के भी 0 से 20% मिले, लेकिन 50 से 80% तो वहाँ रेत ही रहेगी। क्लियर? तो इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, कणों से संबंधित अनुपात, मतलब उनका अनुपात क्या है। क्लियर? तो यहाँ दूसरा जो पार्टिकल है वो है ग्रेवल्स, जिसको हम कंकड़ कहते हैं। क्लियर? फिर 2 से 20 मिलीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से मैं आपको अलग कलर लेके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से जो है ना, अब ये कंकड़ पत्थर की बीमारी खत्म, अब महीन मृदा चालू हो जाएगी। कैसी मृदा? महीन मृदा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइन अर्थ। क्लियर? फाइन अर्थ, फाइन अर्थ मतलब बारीक मिट्टी। तो अगर महीन मृदा में
3 पार्टिकल रहेंगे। तो केवल अगर आपको बोले कि भैया महीन मृदा का साइज क्या है, तो महीन मृदा का साइज आप फट से बता देना लेस देन 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से कम। आया ना समझ में? अब 2 मिलीमीटर से जो कम आएंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों महीन मृदा के भाग रहेंगे, मीन्स फाइन अर्थ के भाग रहेंगे। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अब महीन मृदा में तीसरा पार्टिकल में लिखता हूं भैया 2, तो इधर चलेगा, ये बड़े पार्टिकल है। क्लियर? ये कोर्स सॉइल है, बड़ी मृदा है। क्लियर? फिर आपका आता है, इसमें आता है हाँ सैंड, जिसको हम बोलते हैं बलुई। क्या बोलते हैं? बलुई। और इसको कहा जाता है सैंड। क्या बोलते हैं? सैंड या सैंडी। क्लियर? सैंड बोलो, सैंडी बोलो, सैंडी तो किसी का नाम भी होता है भैया, किसी का निक नेम घर पे बोलते हैं सैंडी, किधर जा रहा है। क्लियर? सैंडी के आगे ल जोड़ दो तो सैंडिल हो जाएगा, बराबर नाम हो जाएगा। अच्छा, क्लियर? अब बलुई मृदा, बलुई मृदा का जो साइज होता है वो कितना होता है? तो बलुई मृदा का जो साइज होता है वो होता है 2 से 0. शायद मैं भूल रहा हूँ, 0.2 से 0.2 मिलीमीटर। क्लियर? 2 से 0. हाँ 2 से 0.2 मिलीमीटर, ये साइज किसका होता है? तो ये होता है सैंड का। इसके बाद इससे और छोटा जो चौथा आता है वो होता है दोमट। क्लियर? कलर कहाँ से चेंज हो गया? क्लियर? दोमट मृदा, जिसको आप कहीं पर ये सिल्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर लोयम भी मिलेगा। क्लियर? तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसका साइज आपका क्या रहेगा? तो इसका रहेगा 0.2 से 0.002 मिलीमीटर। आप पीछे लिख लेना अपने हिसाब से। क्लियर? फिर लास्ट में जो 5वां पार्टिकल होता है वो भी ध्यान रखना। 5वां पार्टिकल क्या होता है? तो 5वां पार्टिकल आपका होता है, इसको मटियार भी बोलते हैं भैया, मृतिका। मैं मृतिका लिख देता हूं, और भी दूसरे नाम है इसका। इसको कहा जाता है क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। और इसका जो साइज होता है वो लेस देन 0.002 मिलीमीटर, मीन्स 0.002 मिलीमीटर से कम। क्लियर? तो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको ध्यान रखना। ये क्या है? ये मृदा कणाकार है। क्या है? मृदा कणाकार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉइल सेपरेट्स। क्लियर? और इन्हीं कणों का जो रेशो होता है, अब ये जो कण आपने पढ़े हैं ना, तो 3 मौलिक कण है जो महीन मृदा के अंदर आते हैं। तो ये जो 3 मौलिक कण है, इनका जो रेशो होता है, ये रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मतलब ये जो सॉइल पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इनका सॉइल के अंदर क्या संबंध है, कौन कितने रेशो में या कितना प्रतिशत कौन सा पार्टिकल सॉइल के अंदर है, उसी को कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। क्लियर? तो ये समझ में आ गया इतना आपको? लो 50 मिनट हो गए 2 क्वेश्चन में। बस आपको समझ में आना चाहिए चीजें, तो उसका कोई मतलब। कल से थोड़ा और जल्दी करेंगे भैया, एक दिन में कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो करना पड़ेंगे अपने को। पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो रही है। आप देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, मृतिका का ध्यान रखना, बहुत पूछा है। 0.02 मिलीमीटर से कम साइज रहेगा। बलुई का तो खैर बहुत कम पूछता है, लेकिन महीन मृदा का ध्यान रखना। ये महीन मृदा का 2 मिलीमीटर से कम साइज वाले सब फाइन अर्थ में आते हैं। स्टोन का भी आपको साइज पूछा है, कंकड़ या ग्रेवल्स का भी आपको पूछा है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये मृदा कणाकार हो गया, और मृदा कणाकार का जो रेशो होता है उसी को कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। और सॉइल टेक्सचर को ध्यान रखना भैया, सॉइल टेक्सचर को कुछ भी हो जाए हम बदल नहीं सकते। क्लियर? बदल नहीं सकते मतलब ये जो सॉइल टेक्सचर है ये मृदा का स्थायी भौतिक गुण है, जिसको हम बदल नहीं सकते। क्लियर? ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर के बारे में तो बताया नहीं है आपने, केवल टेक्सचर ही टेक्सचर ले बैठे आप। अब स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं भैया। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना भैया। मृदा के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स किस प्रकार से सजे हुए हैं, मतलब उनकी सजावट कैसी, वो तो आपने पार्टिकल का रेशो, वो तो अलग बात हो गई। क्लियर?
अब उन जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो मिट्टी में कैसे सजे हुए हैं, तो उनकी जैसे आप भी तो शादी में जाते हो तो कोई जैसे बाल सीधे खड़े कर लेता है, आया ना समझ में, राइट साइड से साफ करवा लेगा, खड़े कर लेगा, कोई सामने कर लेगा, अलग अलग प्रकार से सज के जाते हो आप, हवाबाजी करते हो वहाँ पे, आया ना समझ में। उम्र भी है हवाबाजी करने की, अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जरूरी है। तो अब सॉइल संरचना में मृदा के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं मतलब जैसे भैया आपने सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब पार्टिकल पढ़ लिए। अब ये पार्टिकल भैया आपस में जुड़ेंगे तो किसी न किसी सजावट के अकॉर्डिंग तो जुड़ेंगे, जिसको हम विन्यास भी बोलते हैं, अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये पार्टिकल कैसे जुड़े हैं, प्लेट के रूप में, एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आपने एक टेला उठाया, उसमें देखा कि भैया ये तो चपटे चपटे जुड़े हैं, आए ना समझ में, तो प्लेट ही स्ट्रक्चर हो गया, इनकी सजावट प्लेट जैसी है। अगर मान लो आपने सॉइल का ढेला उठाया और माइक्रोस्कोप में देखा बढ़िया एकदम साइंटिस्ट जैसे, और आपने देखा कि भैया ये तो एकदम खंबे जैसे खड़े, एक के बाद एक के पास ऐसे खंबे जैसे अरेंज हैं, तो ये आपका क्या हो गया, खंबाकार विन्यास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर स्ट्रक्चर। क्लियर? वो कॉलमनर में अलग अलग होते हैं, वो अलग चीज़ है कि वो प्लेन है तो वो अलग बोलते हैं, उसको प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं, प्रिज्म जैसा अगर उसका सिर है तो। क्लियर? फिर अगर मान लो एकदम सघन है, सघन मतलब उसमें आपको दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल रंध्राओं का सही ही नहीं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, क्लियर, चिपका हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई सा ये किस प्रकार से सजे है, तो वो कॉम्पैक्ट है, सघन है, इसमें रंध्राओं का सबसे कम होता है, ये बिल्कुल खराब है फसल के लिए, खेती के लिए सबसे खराब जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही होता है, सघन विन्यासी होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पोरोसिटी परसेंट या रंध्राओं का परसेंट 20% से कम होता है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपका होता है, हाँ वो सब प्लेटी स्ट्रक्चर, ये वो सब वो है भैया, मैंने जो नोट्स दिए ना उसमें सब मिल जाएगा, टोटल आपका जो नोट्स हैं, क्लियर, उसमें टोटल चीज़ है A to Z, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सब मिल जाएगा आपको A to Z, क्लियर, और उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ उसमें छूटी नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको स्फेरिकल कहा जाता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, क्लियर। तो गोलाकार स्ट्रक्चर और इसके ऊपर अगर इस प्रकार से अगर खुरदुरापन आ जाए तो इसको हम क्रम्बी स्ट्रक्चर कहेंगे, क्लियर। तो ये है तो गोलाकार और इसको हम क्रम्बी भी कहते हैं, क्रम्बी मतलब इसमें खुरदुरापन है। तो गोलाकार और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है, ये बार बार पीएटी में क्वेश्चन पूछा है कि फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होता है गोलाकार और क्रम्बी स्ट्रक्चर, मतलब गोल होना चाहिए जिसमें सॉइल पार्टिकल आपस में जुड़कर जो बड़ा पार्टिकल बनेगा तो वो कैसा होना चाहिए, राउंड शेप में होना चाहिए। कारण क्योंकि गोलाकार और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें लगभग आपका जो पोरोसिटी परसेंट है ये 75% के लगभग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और मृदा में अगर रंध्राओं का ज़्यादा रहेगा तो जड़ों को आसानी से हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलने से आपको पता है भैया जड़ें शोषण करती है, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी। नोट कहाँ से मिलेंगे सर? तो भैया नोट्स आपको ये इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप जो है ना, जो वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टेक्ट नंबर है ऑफिशियल है, आप उस पर फ़ोन करो और जो सर है यहाँ के उनसे आप क्या करो, डायरेक्ट संपर्क करो, आपको बिल्कुल नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। जितनी भी जानकारी लेना है आपको बाकी नोट संबंधी सब आप क्या करो, इसका जो ऑफिशियल जो नंबर है कोचिंग का, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर नौलखा, वहाँ पर आप क्या करो, संपर्क करो, आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्लियर, ध्यान रखना। हो गया इतना? तो ये गोलाकार क्रम्बी स्ट्रक्चर 75% इसमें क्या होता है, 75% पोरोसिटी परसेंट होता है सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इतना सभी को? तो आज आपको लगा कि कम से कम हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 2 क्वेश्चन से हमने 25 क्वेश्चन बना लिए, आया ना समझ में। 2 क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीजें समझ ली, लगभग 25 क्वेश्चन जितना मटेरियल हमने केवल 2 क्वेश्चन से निकाल के आपको समझा दिया और आपके भेजे में डाल दिया, क्लियर। जैसे भी हो मैंने कोशिश की कि भैया बिल्कुल ठूस ठूस के आपके भेजे के अंदर डालूं इस चीज़ों को, और मैंने डाला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
ये देखो, ये अलग अलग प्रकार का, ये आपको पता है भैया ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ कई लोग बिल्कुल इसको देख के खुश हो गए होंगे। हाँ बोले सर हमने जब कंपटीशन की तैयारी या 12वीं की तैयारी जब की थी या 11वीं में हमने इसको पढ़ा था। ये क्या है? तो भैया ये पूरी की पूरी क्या है? सॉइल प्रोफाइल। क्या है? सॉइल प्रोफाइल। आ गया समझ में? हिंदी में अगर बोलो तो मृदा परिच्छेदिका है। ये भी पीएटी में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? कि मृदा में उपस्थित अलग अलग जो संस्तरें होती है उन संस्तरों का समूह क्या कहलाता है? तो ये संस्तरें आपको अलग अलग दिख रही है भैया, ये ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, क्लियर दिख रही है ना? ए, ई, बी, सी और आर संस्तर, ये अलग अलग संस्तरें आपको जो होरिजन्स दिख रही है। ये होरिजन अलग है, ऊपर आपको जो दिख रहा है ये घासें लगी हुई, घास को नहीं, ये ऊपर वाली मिट्टी अलग जो दिख रही है। फिर उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला अलग है, क्लियर? ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है अलग है। तो हर किसी को पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे? तो पर्टिकुलर आप इसको बोलोगे संस्तर। तो संस्तर के बजाय इसको इंग्लिश में याद रखना, क्या? होरिजोन्स। क्या याद रखोगे? होरिजन्स। होरिजन्स अलग अलग मृदा में जो आपको जो क्षैतिज रूप में जो परतें दिखती है वो क्या कहलाती है? संस्तर या होरिजन। और मृदा में जितनी भी जो अनुप्रस्थ काट आप देखोगे, वर्टिकल सेक्शन मृदा का जब लोगे, अनुप्रस्थ काट इसको खड़ा काटोगे तो खड़ा काटने पर आपको अलग अलग जो लेयर्स दिखेगी, ये लेयर्स क्या कहलाएगी? वो सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहलाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं कि मृदा में जो क्षैतिज परतें होती है उनको होरिजन्स या संस्तर कहते हैं, क्लियर? और भी हिंदी में कुछ नाम हो सकते हैं, वो आपको पता है, मुझे आइडिया नहीं है। होरिजन्स को मैं जानता हूँ, क्लियर? और इन सभी ओरिजन्स का या फिर मृदा का जो ऊर्ध्वाधर काट होता है, जो वर्टिकल सेक्शन होती है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है। तो मृदा को वर्टिकल आप रूप में अगर काटोगे तो उसका पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा? उसमें जितनी भी संस्तर हैं इन सबको कंबाइन रूप से हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, क्लियर? एक सॉइल प्रोफाइल, वेल डेवलप्ड जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें कम से कम ए, बी और सी 3 संस्तरें होना चाहिए, कम से कम ये 3 होना चाहिए, क्लियर? एक सामान्य मृदा के अंदर 4 संस्तरें होती है, ए, ई, बी और सी। एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तरें होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जंगली मृदा में 5 संस्तरें होती है, उसमें वो ओरिजिन और ऊपर का बढ़ जाता है जो ऑर्गेनिक संस्तर होता है। तो सामान्य मृदा में 4 संस्तरें होती है। ऑर्गेनिक सॉइल या जंगली मृदा या वर्जिन सॉइल होती है जिनमें कभी भी जुताई नहीं की गई है, तो वर्जिन सॉइल बोले या फिर आपको वाइल्ड सॉइल बोले, जंगली मृदा बोले, या फिर ऐसी मृदा जहां पर कभी भी आपने कोई कल्चर प्रैक्टिस नहीं की है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 5 संस्तरें रहेगी, सबसे ऊपर ओ, फिर ए, ई, बी और सी। लेकिन सामान्य मृदा जो खेती की मृदा होती है, जिसमें आप खेती करते हो, जुताई करते हो, उस खेत में आपको 4 संस्तरें सामान्य रूप से मिलती है। लेकिन कम से कम एक वेल डेवलप्ड जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें 3 संस्तरें होती है, क्लियर? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये विवेक मोहरे जी बोल रहे हैं कि जितनी भी मृदा है सभी की संरचना एक ही होगी। नहीं भैया, सभी की संरचना अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। जैसे नम मृदा है, कहीं पर गीली मिट्टी है, साल भर ज़्यादा गीलापन बना रहता है, या नर्मदा नदी के किनारे वाली जो मिट्टी होती है वहाँ प्लेटी स्ट्रक्चर मिलता है। सब जगह अलग अलग मिलता है भैया, क्लियर? कुछ पहाड़ी मृदा होता है वहाँ कोलमनर स्ट्रक्चर मिलता है, ड्राई सॉइल होती है वहाँ पर भी अलग स्ट्रक्चर मिलता है। अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग प्रकार की सॉइल में, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर? हाँ, और कोई सा क्वेश्चन? अब भैया ये हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है। कल मैं और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की आपको, चूँकि आज पहला दिन था, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बनाकर उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की। अब आप बोलोगे सर 2 ही क्वेश्चन अभी तो सॉल्व हुए, तो भैया 2 क्वेश्चन से ही हमने 25 से 30 क्वेश्चन सीख लिए। तो यही तो होता है पढ़ने का टेक्निक, कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा कवर करो, इस चीज़ को ध्यान रखो, क्लियर? तो आप, आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको बढ़िया समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल यस लिख के मेरा मनोबल बढ़ाओ, और अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नो लिख के फिर भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, क्लियर? तो आप बताओ मेरे को चैट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नए आनंद के साथ